नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा M6 के बारे में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में। तो देखिए, M6 के बारे में सबसे पहले जो चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में एक बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि M6 के ऊपर एक चीज़ को आप नोटिस करना होगा कि टोटल जो मार्केट कैप है 19,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। मतलब एक छोटा सा कंपनी है, अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और इसका जो प्राइस है, इस प्राइस देखकर बहुत सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि सर बहुत हाई प्राइस है, इसके ऊपर क्या करूँ। देखिए, अगर कंपनी बेस्ट है और कंपनी का प्राइस आपको कितना भी हाई लेवल में है, तो उसके ऊपर प्राइस देखकर काम नहीं करना है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर काम करना है। हाँ, एक बात में इस कंपनी के ऊपर बहुत मुझे वीकनेस लगता है, मुझे जिस कंपनी के ऊपर सबसे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स अभी लगा वो है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 52 है और कंपनी का पी रेशियो 231 है। अगर मैं इस पी रेशियो के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो आज अलग लेवल में पी रेशियो देखने को मिला 100 के ऊपर। तो एवरेजली पी रेशियो कितना हो रहा है 38 और कंपनी का पी रेशियो कितना चला है 100। मतलब कंपनी एक हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला। तो जो हाई वैल्यूएशन चल रहा है उस वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्या सही में प्रेशर बनेगा? तो उसके लिए कंपनी का रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है। तो फाइनली इस कंपनी के जो साल भर के डेटा आया उसमें एक चीज देखने को मिला कि कंपनी के साल भर के डेटा में कंपनी का सेल्स बढ़े, एक्सपेंस कंपनी बहुत हद तक कम किया। और जो कंपनी का जो एक्सपेंस के ऊपर चिंता था कि कंपनी इस बार एक्सपेंस कैसे करेंगे, क्योंकि पिछली बार सेल्स अच्छा करने के बाद भी एक्सपेंस ज़्यादा कर बैठे थे जिसके लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो गया था। अब इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉसेस में नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट में है। और इस हाईएस्ट प्रॉफिट होने के कारण कंपनी में एक बिग ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एफएस, डीएस और पब्लिक, इस सारे व्यक्ति के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा होल्डिंग क्यों उठा के रखे है? क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ कितना ज़्यादा है। क्योंकि एक चीज़ को नोटिस करना, अगर आपको कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, निकेल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है तो आपको डायरेक्टली M6 के माध्यम से ही काम करना होगा, इसी एक्सचेंज के माध्यम से काम करना होगा। तो यही एक डायरेक्टली एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय कर रहा है कंपनी और इसीलिए शायद हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर मतलब ट्रस्ट कर चुके हैं। और कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात कर दो। जो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने मतलब ऑब्वियसली एक रिक्सी ट्रेड लिया क्योंकि कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना था, उस रेंज के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया और फिर से देखिए नीचे भी आया था। मुझे लग रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, मगर कुछ स्टॉप लॉस होने से पहले वो बाउंस बैक कर चुके हैं। अभी देखिए बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्यों है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ वैल्यूएशन बहुत हाई है। इस वैल्यूएशन हाई होने के कारण कंपनी के ऊपर एक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा और इसी मतलब दिशा में ही कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए मार्केट आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और आज के दिन थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला था और फिर भी मार्केट आज टॉप में है, एकदम टॉप लेवल में है। तो उस बेसिस में M6 को भी आगे बढ़ना चाहिए और एक्सचेंज उतना ज़्यादा हाई ग्रोथली आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि BSE को भी देखेंगे तो उतना स्टेबल नहीं है, मतलब अभी भी हाई लेवल को ब्रेक नहीं किया और M6 भी उसी सिचुएशन में है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो बेसिकली CDSL के बारे में बात करूँ तो 22,600 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा सारी चीज़ों को। तो CDSL वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। इसके ऊपर कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि इस कंपनी बेकार कंपनी है। देखिए किसी के ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैं इस कंपनी को बेस्ट कंपनी इसलिए मानता हूँ क्योंकि CDSL एक ऐसे कंपनी है और इसी का जो मतलब कंपटीटर है वो है NSDL। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कोई भी कंपनी को बाई किया, तो बाई करने के बाद आपके जो ब्रोकर है उसके पास वो शेयर नहीं रहते हैं, वो डायरेक्टली CDSL के पास चले जाते हैं, नहीं तो NSDL के पास चले जाते हैं। तो वही एक डिपॉजिटरी फार्म है, वही डिपॉजिटरी फार्म, तो डिपॉजिटरी फार्म के ऊपर ही आपके शेयर चले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा इस कंपनी को मिलता रहेंगे क्योंकि एक रिकरिंग जैसे कंपनी का बिजनेस चलता रहेंगे क्योंकि हर कोई लोग इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, उसका डायरेक्टली एक फायदा कंपनी डायरेक्टली उठा पाएंगे। तो CDSL के ऊपर जो सिचुएशन है उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस है क्योंकि ROC ROE इसका बेस्ट देखने को मिलेगा।
एनुअल इनकम भी अच्छा है, 1 रुपया भी कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। मान लेता हूँ प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, फिर भी कंपनी का जो पी रेशियो है वो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। अभी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था, फाइनली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। किस तरीके से रिजल्ट हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए 125 करोड़ के आसपास पिछले सालों में सेल्स था, वो बढ़ के हो चुके हैं 240 करोड़। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 63 करोड़ से 129 करोड़ देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वहां पे आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा निवेश दिखेगा। अभी यही निवेश किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप खुद ही देख सकते हैं म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट कर रहा है। जो 1 साल पहले 1-2 साल पहले कंपनी के ऊपर से 7% होल्डिंग रखे थे, आज वो 14% आसपास हो चुके हैं, मतलब डबल होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। उसी तरीके से अगर एफएस के बारे में बात करो तो एफएस के पास 7.5% 8% होल्डिंग था, वो बढ़ के 11.5% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी अजय सीडीएसएल के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो तो आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बने। पहले क्या बना, पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक फिर से हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने एंट्री लिया और ब्रेकआउट के बाद शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला और मैं फिर से इंतजार किया कि कोई भी रेंज बने तो मैं एंट्री लूंगा। फिलहाल के लिए कोई भी फ्रेश एंट्री मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी लगातार भागते चले गए, ऊपर चला गया और कंपनी यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। हाँ, यहाँ पे फिर से मैं एंट्री जरूर लूंगा अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, मतलब यही रेंज के अंदर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक लंबा धमाका हो सकता है। क्यों इस तरीके से सिचुएशन बनता है, पहले भी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ टाइम बिताया और उसके बाद ब्रेकआउट किया तो धमाका हुआ। उससे पहले भी देखेंगे तो कंपनी देखिए जहां जहां पे इस तरीके से रेंज क्रिएट किया, मैं प्रीवियस डेटा देखा यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रेंज बना, उसके बाद ब्रेकआउट किया, एक धमाका हुआ। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर हमेशा हर जगह पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको हमेशा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। तो मैं सीडीएसएल के ऊपर पॉजिटिव हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल। तो आरबीएनएल जिस तरीके से भागते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है अभी आरबीएनएल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आरबीएनएल को ऊपर लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। लास्ट में डेज में जब वीडियो बना के आपको शेयर किया था तो आरबीएल के ऊपर 4 प्रोजेक्ट मिला, एक साथ 4 प्रोजेक्ट मिला है और चारों के चारों ही पॉजिटिवली प्रोजेक्ट आपको देखने को मिले। तो आरबीएल के ऊपर बात करें तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर मार्केट कैप करीबन 77,000 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 53 के आसपास है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 21 के आसपास है। तो आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा और एनुअली इनकम जो है वो 14,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का डेप्थ जो है वो करीबन 0.77 के आसपास देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो मतलब इनकम है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का सेल्स लगातार यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी का सेल्स बढ़े, कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो 370 करोड़ से 345 बना, अभी 433 करोड़ बना। मतलब कंपनी के ऊपर रिजल्ट जो इस बार आया वो बेस्ट तरीके से रिजल्ट देखने को मिला और यही कारण की वजह से शेयर में एक बूस्ट देखने को मिला है, क्योंकि मैं रिजल्ट की इंतजार कर रहा था कि रिजल्ट आएगा तो उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा। फाइनली रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी एक रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर चुके हैं। एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग था, वो थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। सॉरी, म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर होल्डिंग था, वो थोड़ा सा बढ़ चुके हैं और एफएस के पास 1% का होल्डिंग था, वो बढ़ के 2% हो चुके हैं। अभी देखिए प्रोमोटर के पास 77%, 72% और पब्लिक के पास 18% का होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा, तो प्रोमोटर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगा कि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट इसको जरूर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन को पहले समझिए। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि आरबीएनएल के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का, जो मतलब सबसे गुड पॉइंट लगा वो है कंपनी का बैलेंस शीट। अगर देखेंगे कंपनी का रिजर्व इस बार भी हाईएस्ट रिजर्व कंपनी के इक्विटी एंड रिजर्व अच्छा खासा देखने को मिलेगा। हाँ, कंपनी कर्जा तो लिया मगर इस कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में रिजर्व भी है और फिक्स एसेट भी है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के पास जो कैश है वो करीबन 3,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी के पास जो पैसा है उस पैसे से कंपनी खुद के जो कर्ज है उस कर्जे को मिटा भी सकते हैं। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी कुछ अच्छा मिला होगा। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, आप देख सकते हैं जिसके मैं इंतजार कर रहा था वो फाइनली यहाँ पे हो चुके हैं। किस तरीके से एक यहाँ पे देखिए एक रेंज बना था 30% का, फाइनली यहाँ पे जब
टच हुआ, एंटी हुआ और फाइनली देखिए टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को कंपनी अचीव किए। तो मुझे लगता है इस तरीके से अगर टारगेट को अचीव करते रहे तो कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्म फिर से हो जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई नहीं फ्रेश एंट्री नहीं रहेगा, क्योंकि एक एंट्री यहाँ पे मिल चुका था जिसका 30% का टारगेट मिला। और कितने दिनों में मिला वो मैं आपको बता दूं, अराउंड जो टारगेट मिला है वो करीबन 30 डेज में, सॉरी 99 डेज में, 100 दिनों में आपको टारगेट मिला है। तो इस तरीके से जब भी कोई बाइंग रेंज बने तो उसको हमेशा मार्किंग करना है आपको, और 20% के ऊपर देखना है क्या वो रेंज 20% के ऊपर है। अगर 20% के ऊपर है तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और इस हायर लेवल तक टारगेट बनेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं लेना है, आपको सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखेगा और इस सिचुएशन को आपको देखकर काम करना होगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, 83 करोड़ के आसपास है। कंपनी एक गुड अपडेट यहाँ पे दिया है, वो है तो स्प्लिट का। तो कंपनी स्प्लिट जल्द से जल्द करने वाला है। अभी कितना स्प्लिट लेके आएंगे उसके कोई अपडेट अभी तक नहीं है, तो जब स्प्लिट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में आज तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए चैनल को और बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।